अब क्या है बच्चों, अभी हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया कि बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस। एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन कौन सी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और दूसरी कौन सी है? एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों का डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझो। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? कह रहा है अगर हम कॉम्प्लेक्स समझ लेंगे तो एलिमेंट्री ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहती है, कह रहा है वो रिएक्शन जो प्रोसीड करे, रिएक्शन विच प्रोसीड कितने स्टेप्स में? इन टू और मोर स्टेप्स, उसको हम लोग कहते हैं आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मेरी बात समझ आ गई? यानी कि इस रिएक्शन में आपके एक से ज्यादा स्टेप होंगे, कोई स्टेप इसमें से वेरी स्लो होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई वेरी फास्ट होगा। इस रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले वेरी स्लो स्टेप ढूंढना पड़ेगा, मतलब वेरी स्लो मतलब स्लो स्टेप ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज स्लो स्टेप जो होता है वो रिएक्शन का आरडीएस होता है। यानी कुल मिला के मैं आपको ये कह दूं कि जिस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म लिखने की जरूरत पड़ जाए, या जो रिएक्शन एक बार में ना हो, जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? सभी को समझ आ गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? यस सर। ओके। और कहता है मजेदार वाली बात, मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्स समझ आ गया तो आपको एलिमेंट्री तुरंत समझ आ जाएगा। वो कहता है ईच स्टेप, हर स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री स्टेप। यानी कि बेसिक सी बात है, एक एक कदम बढ़कर आपकी रिएक्शन हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके एन नंबर ऑफ कदम है। हर कदम जो है अपने आप में क्या कहलाता है? उस रिएक्शन का, उस रिएक्शन को, जो कि एवरी स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे आपको याद होगा, एक आपने 10th में पढ़ा था फूड चेन, है ना, फिर आपने पढ़ा था पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। तो आपने कहा था ईच स्टेप इन एनर्जी पिरामिड इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। याद आया कुछ? उसमें इवन जो आपके प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर्स, वो भी आपके प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल में काउंट करते थे, हाँ या ना? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो था आपके प्रोड्यूसर थे, फिर उसे खाने वाले कंज्यूमर्स, फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे करते 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 ऊपर तक चले गए थे। तो उसमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स थे। समझ लो कि जो पिरामिड है ना, बेसिकली वो पिरामिड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उस पिरामिड का हर एक स्टेप अपने आप में, हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। अब इन एलिमेंट्री स्टेप्स में से मुझे क्या ढूंढना जरूरी है? आरडीएस। व्हाट इज आरडीएस? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो क्या होगा? रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप। एम आई क्लियर टू ऑल? यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, यानी कि मल्टीपल स्टेप्स वाली रिएक्शन के अंदर, हर स्टेप को मैं एलिमेंट्री कह तो रहा हूं, अब मुझे उन एलिमेंट्री स्टेप्स में भी ये चेक करना पड़ेगा कौन सा स्टेप सबसे स्लो है, क्योंकि जो स्टेप सबसे स्लो होगा वो मेरे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब जरा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा समझने वाली बात, जो डिफरेंस की फॉर्म में भी आपके आती है और आपको समझ भी आनी चाहिए। एक टर्म पढ़ी आप लोगों ने, ऑर्डर। ये टर्म आई आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। क्या बोला मैंने? एक टर्म थी ऑर्डर, एक टर्म आई आपकी मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी बेसिकली क्या चीज है? इसने कहा इट इज द नंबर ऑफ, नंबर गिनती की बात हो रही है अब, it is the number of reacting species, number of reacting species taking part, जो कि हिस्सा ले रहे हैं, taking part in an elementary reaction, जो कि एक elementary reaction में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख समझो जरा। पहली बात तो क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जो किसमें पार्ट ले रहे हैं? पार्ट ले रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। विच मस्ट कोलाइड, जिन्हें असल में टकराना पड़ेगा, विच मस्ट कोलाइड, ठीक है? और वो भी कैसे? ऐसे नहीं कभी कोई टकरा रहा है, कभी कोई टकरा रहा है। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction,
क्या मतलब है, इसको बहुत ध्यान समझने वाली जरूरत है आपको। आप लोग अखबार पढ़ते हैं और न्यूज सुनते हैं, आप कहते हैं, कभी आपने सुना कि 2 साइकिल की टक्कर हो गई और न्यूज में आ गया हो? कभी नहीं आती है ना। कभी ये सुना एक साइकिल वाले को एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी, उसकी न्यूज आ गई हो? कभी नहीं आती। आप जनरली क्या न्यूज सुनते हैं कि एक ट्रेन अपने ट्रैक से उतर गई, या एक ट्रेन ने ट्रक को उड़ा दिया, या 2 ट्रकों ने आपस में टक्कर मारी, गिर गए, खाई में गिर गए, और या बस वाले गिर गए। इस तरीके की खबरें आप सुनने को मिलती हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल वाले की जो बात हो रही है, या जो बस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों बस का रेफरेंस ले रहा हूँ, साइकिल का रेफरेंस से क्यों नहीं बात समझाना चाह रहा मैं आपको। देखो, टक्कर तो हो ही रही है, सड़क पे कोई ना कोई टकरा तो रहा ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड इस्तेमाल होगा उस उन बॉडीज के लिए, उस ट्रांसपोर्ट के लिए जिस ट्रांसपोर्ट के टकराने पर ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, ज्यादा चोटें लगेंगी, हाँ या ना। मान लो 2 बस ही आपस में टकरा गई और टकराने पे ज्यादा लोग घायल हो गए, ज्यादा लोग घायल हो गए। तो जब ज्यादा घायल लोग हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या बन गई, एक न्यूज बन गई। और ये न्यूज क्यों क्या कहलाएगी कि 2 बसों का आपस में एक एक्सीडेंट हुआ, जिससे कि बहुत सारे लोग, प्रोडक्ट क्या बना उससे, प्रोडक्ट था कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उनको चोटें लगी। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। जो रिएक्टेंट्स एक्चुअली में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन तो हर कोई कर रहा है। देखो अब इसको इन टर्म्स ऑफ एटम समझो। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हर एटम की टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये आया होगा, ये टकरा के निकल गया, ये सामने वाला आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इससे और ये इससे ढंग से टकराएगा या ऐसे ही निकल जाएगा टकरा के, जल्दी बताओ। ये आमने सामने आ रहे हैं, ये वाला ऐसे निकल रहा है, तो आप मुझे बताओ, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बताओ किसके अंदर लड़ाई अच्छे वाली होने वाली है? सर बी और सी। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि बी और सी के अंदर लड़ाई बढ़िया होने वाली है? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ये आपने किस पैरामीटर के हिसाब से कह दिया कि इनके अंदर लड़ाई बढ़िया होने वाली है? क्या आपका सोच का दायरा था कि आपने कहा कि ये अच्छे से लड़ने वाले हैं? कि वो ऑपोजिट, मतलब एक लाइन पर है तो, और ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मैं ये कह दूं कि इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? डायरेक्शन इन स्पेस। याद करो 11th क्लास, सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर से पढ़ा था, ये वर्ड पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के अंदर, ओरिएंटेशन। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, और इनकी टक्कर जब होगी, व्हेन दे विल कोलाइड, देन दे विल एक्चुअली ओवरलैप। हाँ है ना। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है ओवरलैपिंग। और जब ओवरलैपिंग होती है, आप मुझे बताओ क्या चीज होती है उस दौरान, केमिकली बताओ, केमिकली क्या चीज हो रही होती है उस दौरान जब ओवरलैपिंग होती है? तो ओवरलैपिंग के दौरान कोई भी 2 एटम्स क्या करते हैं बच्चों, बताओ। केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये बात पता होनी चाहिए। बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड बनाने से पहले कुछ करते हैं वो। ओवरलैपिंग के दौरान जब भी 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, सर ओवरलैप उनकी कर रहे एनर्जी होते हैं, चेंज होती है। तो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। वेरी गुड। एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट डिसाइड करता है कि क्या ये जो दोनों आपस में टकराए हैं, ओवरलैपिंग हुई है, क्या ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है इन दोनों एटम्स की, क्या ये बॉन्डिंग वीक होने वाली है इन दोनों एटम्स की। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं रही, वीक हो गई, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। कितने लोगों को मेरी ये कहानी समझ आ गई? बस इतना बताओ। यस सर। यस सर। अगर ये बात आप लोग सभी सीख गए तो मुझे लगता है इसकी डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड सीख गए हो। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को बात समझ आ गई। मैंने साइकिल वाला जो एग्जांपल दिया था और कोरिलेट किया बस वाले एग्जांपल से, कितने लोग को ये समझ आया कि साइकिल वाला जो टक्कर है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा, जबकि बस वाला जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। कारण क्या है? बस की टक्कर में ज्यादा डैमेज हुआ, ज्यादा ओवरलैपिंग हुई। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा हुई, दोनों बस वालों को आपस में टाइम मिला लड़ाई करने का। जितना लड़ाई ज्यादा करेंगे,
उतना एनर्जी का लॉस करेंगे, जितना एनर्जी का लॉस करेंगे कुछ ना कुछ निष्कर्ष, कुछ ना कुछ आउटकम, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके ही बाहर निकलेंगे। या तो कोई एक पहली बस वाला दूसरी बस वाले से पैसे ले लेगा, या दूसरी बस वाला पहली वाली बस वाले से पैसे लेगा ड्यू टू कंपनसेट करने के लिए। लेकिन जहां साइकिल वाले की बात कर रहा था, साइकिल वाला बस वाले से अगर टकराया भी तो साइड से निकल गया, ज्यादा टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बस वाला रुका ही नहीं, बस वाला बस को लेके निकल गया। तो यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा। किसका टाइम नहीं मिल रहा? ओवरलैपिंग का टाइम नहीं मिल रहा। ओवरलैपिंग का टाइम मिला होता तो हो सकता है साइकिल वाला बचता ही नहीं। यहाँ पर साइकिल वाला टकराया और टकरा के थोड़े बहुत आदान प्रदान किया शब्दों का और आगे निकल गया। लेकिन क्या इस दौरान कोई स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है? आंसर है नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि रीअरेंजमेंट का टाइम नहीं मिला। और असल में एटम्स रीअरेंज करते ही क्यों है? रीअरेंज करने के पीछे एक ही मकसद है कि उनके अंदर जो प्रेजेंट एक्स्ट्रा एनर्जी है उस एनर्जी को वो किसी तरीके से लूज कर दे, और जैसे ही वो एनर्जी को लूज करेंगे दे विल गेन स्टेबिलिटी। और हर एटम आज के टाइम पे कंबाइन करना चाहता है या रीअरेंज करना चाहता है सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, और वो है आपका स्टेबिलिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये दो बसें या दो लोग, दो कार्स आपस में आ रही थी, ये टकराई और दोनों को जल्दी थी। टकराई, टकराने के बाद ये इस तरीके से कोलाइड हो गई, ये इससे ओवरलैप भी हुई। लेकिन इन दोनों को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, जो कोई बात नहीं, टक्कर हो गई। इसने गाड़ी रिवर्स करी और गाड़ी यहाँ से निकाल ली, और इसने गाड़ी वहां से निकाल ली। यानी कि इन दोनों के पास टाइम नहीं था। ये फास्ट स्टेप था। ये क्या था? फास्ट स्टेप। सही है। सेकंड स्टेप, सेकंड केस। अब ये आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है, ये आदमी भी गाड़ी लेकर आ रहा है। काम धंधा वैसे ही बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। बेचारा टेंशन में सड़क पे जा रहा था, ये भी टेंशन सड़क पे जा रहा था। सामने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद आप मुझे बताओ क्या होने वाला है? क्या दोनों जल्दी में है? क्या दोनों किस तरीके से जल्दी में है? किसी भी तरह की जल्दी है कोई इनको? बिल्कुल जल्दी नहीं है, खाली है दोनों। दोनों खाली है, दोनों खाली है। इसका मतलब ये स्टेप कैसा हो गया आपका? स्लो स्टेप हो गया। और स्लो स्टेप का फायदा क्या होता है? जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट। रीअरेंजमेंट जहां हो रही है इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट। बाय दिस वर्ड इंटरमीडिएट इज यूज्ड। सोच के बताओ, मैंने बताया नहीं है, आप बताओ सोच के इंटरमीडिएट क्यों कहा गया? क्योंकि अभी दोनों, बना नहीं। क्योंकि अभी ये रिएक्टेंट नहीं रहे, है ना? अभी अब ये रिएक्टेंट थोड़ी रहे। जो पहले गाड़ियां थी दो अलग अलग, अब तो ये भिड़ के एक ही बन गई, टकरा के कोलाइड करके अभी तो एक ही बॉडी बनी हुई है। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हुआ। तो ये जो रिएक्टेंट ना होते हुए और प्रोडक्ट ना होते हुए उनके बीच की स्टेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। और एक बढ़िया इंटरमीडिएट कौन है केमिस्ट्री की भाषा में? एक बढ़िया इंटरमीडिएट वो होता है जिसके दौरान रिएक्टेंट्स अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करें कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर दें। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. बताओ किस केस में आपस में आदान प्रदान शब्दों का उच्चारण बहुत ज्यादा होने वाला है? किस केस में होगा? स्लो स्टेप में या फास्ट Second स्टेप में? step है. Slow. स्टेप पे तसल्ली से एक दूसरे को रामायण महाभारत सुनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में ये कैसा है? फास्ट स्टेप है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम नहीं यार, मैं निकल रहा हूँ, दोनों निकल गए। तो आप मुझे बताइए, जब ये दोनों आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं शब्दों का, तो उस दौरान क्या रिलीज कर रहे हैं अपने में से? क्या रिलीज कर रहे हैं? एनर्जी लॉस कर रहे हैं। और एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या गेन करेंगे? Stability. बहुत। Stability. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes. अब इसी भाषा को केमिस्ट्री की भाषा में समझो। आपके पास एक एटम था H2, आपके पास एक एटम था I2, इन्हें आपस में आपने कंबाइन करवाया। ये कंबाइन कुछ ऐसे हो रहा है, देखो, HH I। ये क्या बन रहा है बताओ जल्दी से एक बार? इंटरमीडिएट बन रहा है। Intermediate. अब इस इंटरमीडिएट दौरान दो चीज चेक होंगी। H चेक करेगा कि मेरा बॉन्ड H से मजबूत है या मेरा बॉन्ड I से मजबूत है। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? Yes, sir.
अगर मेरा बॉन्ड HI से मजबूत है, H का बॉन्ड I से मजबूत है, तो पक्की बात है बॉन्ड कौन सा टूटने वाला है और कहां से टूटने वाला है? ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। कितने लोग को बात समझ आ गई? HI बॉन्ड की मैं अगर ये कह दूं कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, या और अच्छी भाषा में कहूं तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? और अगर ये स्टेबल है तो हर कोई एटम रीअरेंज ही क्यों कर रहा है? ताकि वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करे? प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो यहां से मैंने दो चीज निकाली। पहली चीज, जो एटम्स हैं, पहली बात तो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम कहते हैं 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, ये भी तो पॉसिबल था। हम कहते हैं कि 3 गाड़ियों की एक साथ टक्कर हुई, साइमल्टेनियस। ध्यान रखना वर्ड क्या होना चाहिए? साइमल्टेनियस। मतलब जो 2 लोग ऐसे लड़ रहे थे, उसी टाइम पे तीसरी गाड़ी ने यहां से आके इसको ठोक दिया। कितने लोग को बात समझ आ गई? इट शुड बी, वर्ड शुड बी साइमल्टेनियस। ठीक है, तो उसने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि कोलाइड कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री स्टेप में, साइमल्टेनियसली जब टक्कर मारेंगे, साइमल्टेनियसली जब लड़ाई करेंगे, साइमल्टेनियसली जब ओवरलैपिंग करेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। तो अब कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से पूछनी है और आपके साथ शेयर भी करनी है। मॉलिक्यूलरिटी अगर मैं निकालना चाहता हूं एज अ इंटेलिजेंट, एज अ समझदार बच्चा, तो मैं ये चीज देखूंगा कि इस रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्री स्टेप कौन है। और एलिमेंट्री स्टेप तो हमने पढ़ा है, हर स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। नहीं, मेरे लिए एलिमेंट्री स्टेप वो होगा जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा। बताओ क्यों? जल्दी से बोलो क्यों? मेरे लिए एलिमेंट्री स्टेप स्लोएस्ट स्टेप क्यों होना चाहिए? व्हाई इट शुड बी स्लोएस्ट? क्योंकि वो सबसे रेट डिटरमाइनिंग बहुत बढ़िया, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो उसमें पार्टिकल्स को रीअरेंज करने का टाइम मिलेगा और एक बेटर प्रोडक्ट फॉर्म होने का चांसेस मिलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। अब क्वेश्चन के अंदर, अब आपसे ये तो समझ आ गया आपको ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। अब मैं कुछ बातें पूछता हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताइए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। पहली बात तो, पहला स्टेप तो आपको डेफिनेशन आती है, इसकी भी डेफिनेशन आती है। ये तो सिंपली क्या है? सम है। और ये क्या है आपका मॉलिक्यूलरिटी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, किसमें? इन एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, अब मैं एक बात कर रहा था, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो इन फ्रैक्शन और इन होल नंबर, और इन होल नंबर। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कोई एटम होल नंबर में हो सकता है? जल्दी बोलिए। ओ सॉरी, फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कोई एटम फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कोई फ्रैक्शन जीरो, क्या कोई एटम जीरो हो सकता है? नो सर। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और जीरो। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना? यस। अच्छा, हमने पढ़ा जो ऑर्डर है वो तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि इसे मुझे पहले मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, सारी कहानी बतानी पड़ेगी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, उसने कह दिया 2 एटम्स आपस में कंबाइन करें, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? और एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो हम कह देंगे इस रिएक्शन की Theoretical. मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। तो क्योंकि इसका मतलब क्या समझ आया? मॉलिक्यूलरिटी हमारी कैसा कंसेप्ट है? मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल। कितने लोगों को ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? यस। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस 2 मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत कम है, तो ये वाले टॉपिक्स वो हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट। ठीक है, एक नोट लिखवा रहा हूं, वो नोट भी आप लोग सुन लीजिएगा। कहता है जनरली फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कॉम्प्लेक्स के लिए। अभी बताओ क्या होती होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में? मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड किस पे करती होगी? जल्दी बोलो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, वेरी गुड, इज
सेम एज ऑर्डर, क्योंकि मैं ऑर्डर भी कैसे निकालता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जल्दी बोलो। ऑर्डर भी तो मैं उसका रेट लॉ निकालूंगा पहले, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में से सबसे स्लो स्टेप को उठा के उसका रेट लॉ निकालूंगा और उसकी सम पावर्स का सम कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ऑर्डर। तो उसने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो मॉलिक्युलरिटी होती है स्लोएस्ट स्टेप की, वो सेम ही होती है ऑर्डर के बराबर। याद रहेगा, ये बात याद रखना, काम आएगा आप लोगों की, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है और 1 मार्क के लिए है। देखता हूँ आप में से कितने लोगों ने जो आज पढ़ाया वो समझ आया नहीं है। वो कह रहा है एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स P, इसका रेट लो आपको दे दिया, रेट इज इक्वल्स टू K A की पावर हाफ और B की पावर स्क्वायर। उसने कहा बताओ ऑर्डर कितना है इस रिएक्शन का, जल्दी बोलो। इसका आंसर है 2.5। कितने लोगों को 2.5 समझ आ गया, जल्दी बोलिए। 2.5 कितने लोग को sir. समझ आ गया? अरे इट इज सिंपली द सम ऑफ पावर्स, 2 प्लस हाफ इज 2.5। ठीक है, अब यही क्वेश्चन इसने एक डिफरेंट फॉर्म में पूछ लिया। उसने कहा आइडेंटिफाई द रिएक्शन, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपको एक रेट कांस्टेंट दे दिया और उस रेट कांस्टेंट की हेल्प से आपसे कहा बताइए कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, और वैल्यू है k इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एम आई क्लियर टू ऑल? बताओ आंसर क्या है इसका। सर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट तो सेकंड इनवर्स होता है भाई साहब, भूल गए, खुद ही बताया था आंसर आपने। ये सेकंड ऑर्डर कैसे पहचाना? सर आपने उल्टा कर दिया। हाँ, यूनिट को पहचानो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जल्दी बोलिए, सबको समझ आ गया?